जय हिंद दोस्तों। सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे तो सिंक्रोनस मशीन में मैंने उसका प्रिंसिपल देख लिया, कैसे उसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। अब उसके आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है हमको। तो सिंक्रोनस मोटर पूरी चीज़ें इसके बारे में डिटेल बता दिया था। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि सिंक्रोनस मोटर में कौन सा रोटर यूज़ किया जाता है। रोटर आपने दो प्रकार से पढ़ा होगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप और दूसरा सैलिएंट पोल टाइप। तो इसमें कौन से रोटर का यूज किया जाता है, तो इसमें आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर में सैलिएंट पोल टाइप रोटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेक्टेंस टार्क उत्पन्न करना होता है, प्रतिष्ठम्भ बड़ा घूर्ण उत्पन्न करना होता है, इसीलिए इसमें सैलिएंट पोल टाइप रोटर का यूज किया जाता है। तो मैं बताया था सिंक्रोनस मोटर के बारे में कि यह एक स्थिर स्पीड पर घूमने वाली मोटर होती है। तो उसी को लेकर हम आगे उसकी संबंध में पढ़ते हैं कि यदि यह स्थिर स्पीड की मोटर है तो इस पर हम यदि टार्क डालते हैं, इस पर हम लोड भार डालते हैं, तो इसके स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोड एंगल, लोड एंगल, या तो फिर इसी को बोल सकते हैं आप टॉर्क एंगल, या तो इसी को आप और बोल सकते हैं कपलिंग कपलिंग एंगल। तो इतने नामों से हम इसको यहाँ पास देख सकते हैं। तो इसके एक स्थिर स्पीड की मोटर है, इसमें हम लोड डालते हैं तो कितना इसमें हम लोड डाल सकते हैं कि यह एक अपनी स्थिर स्पीड पर घूमती रहेगी, या फिर इसमें हम इतना लोड डाल दें कभी कि जितना ये लोड को घुमा ही ना सके। चूँकि इसकी एक जो घूमने की प्रोसेस है, तो मैं बताया था कि इसमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर होता है और इसमें जो रोटर होता है, तो यह एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। और जो इसमें हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो आपने एक नियत स्पीड से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र में यह जो रोटर है लॉक हो जाता है और उसी स्पीड में यह मूव करने लगता है, घूमते रहता है। तो इसकी घूमने की जो प्रक्रिया है तो कुछ इस प्रकार से है। यदि हम इसके शाफ्ट पर, जैसे हो गई मेरी कोई मशीन हो गई, इस मशीन इस मोटर के शाफ्ट पर हम क्या करते हैं, लोड को डाल देते हैं। जैसे आप आटा चक्की वाली देखे होंगे मशीन, उसमें इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। तो जैसे पट्टे में पहना देते हैं पट्टे को, तो उसमें हम कितने वजन को पहना दें कि वो लोड को खींच पाए। यदि हम ज़्यादा को डाल देंगे तो वो फिर नहीं खींच पाएगा। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं कि कितने लोड को वह कितने लोड पर काम कर सकती है। तो जो सिंक्रोनस मशीन है, तो इसमें हम मेन चीज़ दो चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ तो इसमें जो इसका स्टेटर होता है, तो स्टेटर जो होता है, तो इसमें जो पोल उत्पन्न है, तो हम ले लेते हैं इसमें सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ एन एक पोल है। अब इसी के जस्ट एक सामने हम ले लेते हैं यहाँ पास रोटर, ये स्टेटर हो गया और ये क्या हो गया, रोटर हो गया। एन यहाँ पास है और यहाँ पास क्या है, एस है। दो चुंबकीय ध्रुव हो गए, आपस में अपोजिट चुंबकीय पोल वाले लॉक कर लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ पास किसकी स्पीड है, रोटर की स्पीड है। तो यहाँ पास हम आर को ले लेते हैं।
तो N और S दो चुंबकीय पोल हो गए और S क्या है यहाँ पास, सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय फ्लक्स है। और यहाँ पास R क्या है, रोटर, जो रोटर है जो घूम रहा है वो रोटर है। अब इसमें चुंबकीय पोल के मध्य में हम क्या लेते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं, एक अक्ष ले लेते हैं। यहाँ पास हमने एक इसके बीचों बीच एक्सिस ले लिया, एक अक्ष ले लिया। तो इसको हम पहले लिख लें कि यह है क्या है। तो यह स्टेटर है, स्टेटर है जो सिंक्रोनस स्पीड में क्या कर रहा, घूम रहा है। स्टेटर पोल है और ये क्या है, रोटर पोल है। रोटर पोल है, पोल यानी ध्रुव। तो इसके बीच में क्या है, हमारी एक एक्सिस है। अब इसके लोड एंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह दोनों सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, सप्लाई देने पर सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है। अब इस पर जब हम लोड को डालते हैं तो इसकी स्पीड में क्या कमी होती है, नहीं होती। मैं शुरू में ही बताया था कि यह सिंक्रोनस मशीन ऐसी मशीन है जो 1 आरपीएम भी कम और ज़्यादा अपने स्पीड से कम और ज़्यादा नहीं हो सकती। तो चाहे इस पर हम लोड डालें और चाहे न डालें, तो फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर प्रभाव यह पड़ेगा, लोड यदि हम बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने पर जो इसकी रोटर की स्पीड है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत उससे जो रोटर की स्पीड है, तो यहाँ पास जो स्टेटर की स्पीड है तो थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो उसको हम एक एंगल मिलता है, एंगल यानी कोण, तो थोड़ी सी कोण में क्या हो जाएगी, वह पीछे हो जाएगी। तो उसको हम यहाँ पास ले लेते हैं अल्फ़ा। तो उसके बीच में जो कोण मिलता है तो उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पास कौन सा कोण मिला हमको, अल्फ़ा कोण मिला। तो अल्फ़ा डिग्री से वो क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। कब की कंडीशन है, शून्य भार की स्थिति की कंडीशन नहीं है। शून्य भार से जब हम लोड को बढ़ाते हैं उस कंडीशन की यह बात कही गई है कि जब उस पर लोड बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा डिग्री उस पर क्या हो जाएगी, जो स्टेटर है तो स्टेटर से जो रोटर है वह अल्फ़ा डिग्री पीछे हो जाएगी। तो थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, ना कि उसके स्पीड में कमी होगी। ऐसा नहीं कि वो 1500 आरपीएम घूम रहा तो उससे 1500 आरपीएम में नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं। पीछे हो जाने का मतलब इसके यह सिधाई पर है तो स्पीड उतना ही सेम ही है, लेकिन उसकी सिधाई क्या हो जाएगी, थोड़ा इतना हो जाएगी। तो एक इसका जो एक्सिस बनता था अभी तक, तो इसका एक्सिस जो बनता था तो इस प्रकार से इसका एक्सिस बनता था। यह एक दूसरे के क्या थे, आमने सामने थे, तो यहाँ एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो थोड़ा सा पीछे हो जाने का क्या मतलब है कि जो यहाँ पास ये वाला रोटर है तो ये रोटर अब यहाँ पास ना आकर ये रोटर कहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया। तो यहाँ पास जो एक कोण यहाँ इतना जगह मिला तो इसको एक क्या बन गया, कोण बन गया। तो इस कोण को हमने मान लिया अल्फ़ा, और कितने डिग्री, अल्फ़ा डिग्री। तो बात हम वही बोल रहे हैं कि अल्फ़ा डिग्री से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, लेकिन इसके स्पीड में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। तो यह लोड एंगल बढ़ाने पर यह इफ़ेक्ट इस पर पड़ता है। तो फिर यह लोड एंगल हम कितना बढ़ा सकते हैं। इस लोड एंगल का मान यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इस लोड एंगल का मान यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वह लाग को तोड़ देगी। जिस प्रकार से सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, तो यदि यह कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो अपने जो लॉकिंग किया गया है वह लाग टूट जाएगा। ठीक है।
ऐसा नहीं कि लाग टूटने के बाद मोटर बंद हो जाएगी, मोटर घूमेगी लेकिन वह सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमेगी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि 90 डिग्री से यदि ज़्यादा होता है इस अल्फ़ा का मान तो वह लाग टूट जाएगा और वह मोटर सिंक्रोनस स्पीड में फिर नहीं घूमेगी। तो यह रनिंग अवस्था के दौरान उस मोटर के शाफ्ट पर डाला गया यांत्रिक लोड है, मैकेनिकल लोड है। तो हमें आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यह एक चीज़ आपको और इसमें याद रखना है कि जो लोड एंगल का मान है, तो लोड एंगल का मान यह यांत्रिक जो मैकेनिकल लोड हम डालते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोड एंगल का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड एंगल का जो मान है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड एंगल का मान यांत्रिक लोड मतलब मैकेनिकल भार, लोड यानी भार, मैकेनिकल भार के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। जितना ही मैकेनिकल भार हम शाफ्ट पर डालते हैं उतना ही हमारा लोड एंगल का मान बढ़ जाएगा। तो लोड एंगल ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अभी किसी मशीन की हम चर्चा नहीं किए कि किस प्रकार से यह मशीन है। तो मशीन को हम लेते हैं कि उसमें एक्साइटेशन का भी हमको प्रभाव देखना पड़ेगा और किस प्रकार से लोड है उसका भी प्रभाव देखना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन हम कितना दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। और यह नॉर्मल लोड है कि भारी हाई लोड है, मशीन आदर्श है कि उसमें लॉसेस वाली है, अभी इस चीज़ की कहीं हम जिक्र नहीं किए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो आइडल मशीन होती है, आदर्श मशीन होती है, आदर्श सिंक्रोनस मशीन होती है, तो उस मशीन की क्या क्रियाकलाप होगी उसके बारे में हम देखते हैं। तो आदर्श मशीन, कोई भी मशीन आदर्श नहीं होती, आप यह चीज़ जानते हैं। कोई मशीन आदर्श मशीन नहीं होती। यह एक काल्पनिक मशीन है जो इमेजिंग किया गया है कि यदि इस प्रकार से हो तो फिर उससे क्या होगा। क्योंकि कोई भी मशीन पढ़ने से पहले एक आदर्श मशीन पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है कि उसके आधार पर फिर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि कोई मशीन कैसे कार्य करती है। तो जो आदर्श मशीन है, तो आदर्श मशीन में किसी भी प्रकार की क्या लॉसेस नहीं होते हैं। यहाँ पास हम देखेंगे जो अब का टॉपिक रहेगा आदर्श तुल्यकालिक मोटर। यहाँ पास जो मोटर है वो कैसा है? आदर्श है। अब इसमें हम जो भार रहता है तो वो भार कैसे रखेंगे? हम शून्य भार रखेंगे। कैसे भार रखेंगे? शून्य भार की स्थिति में रहेगी। और इसमें जो एक्साइटेशन है वो कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा। एक्साइटेशन मतलब जो उत्तेजन है, सामान्य उत्तेजन। तो इसमें जो एक्साइटेशन है वो कैसा रहेगा? एक्साइटेशन नॉर्मल एक्साइटेशन रहेगा, नो लोड रहेगा, शून्य भार रहेगा और आइडल सिंक्रोनस मोटर रहेगी। आइडल सिंक्रोनस मोटर में शून्य भार की स्थिति में नॉर्मल एक्साइटेशन देकर हम उसमें प्रभाव को देखते हैं कि क्या प्रभाव इसमें पड़ता है। तो सबसे पहले जब आदर्श मशीन की हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम लॉस की बात करें, हानियाँ की बात कर लें। तो जो इसमें हानि होगी तो वो जो कॉपर हानि है, ताम्र हानि है, वो क्या होगी? एक भी नहीं होगी, क्योंकि यह कैसी मशीन है? आदर्श मशीन है। तो कॉपर हानि क्या होगी? नो लॉस कॉपर हानि। और इसमें जो आयरन लॉस है, आयरन, तो वो आयरन लॉस भी क्या होगा? नो आयरन लॉस होगा। नो आयरन लॉस। और इसमें क्या होती है? मशीनों में
यांत्रिक हानि होती है जो बियरिंग के कारण वायु को काटती है, वो भी अवरोध उत्पन्न करती है उस रोटर को घूमने के लिए, तो वो यांत्रिक हानि होती है। तो यांत्रिक हानि भी क्या होगी, इसमें नो होगी, कोई किसी प्रकार से यांत्रिक हानि नहीं होगी। तो इसमें मैकेनिकल जो लॉसेस हैं, यांत्रिक हानि है, वो भी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं यहाँ पास, नगण्य रहती हैं, बिल्कुल भी हानि नहीं होती। अब बात है शून्य लोड। लोड इसमें क्या है, बिल्कुल भार इसमें क्या है, शून्य है। तो इसमें लोड क्या है, शून्य है। और इसमें जो उत्तेजन है वो कैसा है, सामान्य उत्तेजन है। इसमें उत्तेजन कैसा है, सामान्य उत्तेजन है। इससे पहले हमको बैक ईएमएफ पढ़ना चाहिए था, बैक ईएमएफ, फिर भी देखते हैं, इसके बाद हम बैक ईएमएफ को ले लेंगे। तो इसमें जो लोड है वो क्या है, ज़ीरो है। अब सामान्य उत्तेजन है, तो सामान्य उत्तेजन में बैक ईएमएफ हमको पढ़ते तो हमको सबसे पहले ये पता चलता कि सामान्य उत्तेजन में जो वोल्टेज का जितना परिमाण होता है उतना ही बैक ईएमएफ का परिमाण होता है। आपको बैक ईएमएफ पढ़ते तो ये चीज़ पता हो जाती कि जितना बैक ईएमएफ का परिमाण होता है उतना ही हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि सामान्य कंडीशन में जितनी वोल्टेज होती है, वोल्टेज जितनी होगी उतनी ही हमारी बैक ईएमएफ का मान होगा, उतना ही हमारा बैक ईएमएफ का मान होगा। ये अभी पढ़ाना चाहिए था इस वाले टॉपिक से पहले, लेकिन आपको जो रिजल्ट में निकल के आता है तो इतना ही निकल के आता है समझने के लिए कि जो बैक ईएमएफ का मान है वो अप्लाई वोल्टेज के परिमाण के बराबर होता है। परिमाण के बराबर मतलब जैसे यहाँ पास एक क्या हो गया, बिंदु ले लिए, वोल्टेज हमारा कितना है यहाँ पास, इतना, इस वोल्टेज का मान इतना है, यानी 200 वोल्ट हम ले लेते हैं माना कि समझने के लिए। तो फिर इधर साइड हम क्या दिखाए हैं, वोल्टेज दिखाए हैं, और इधर साइड दिखाते हैं बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ इधर साइड कितना होगा, यदि वोल्टेज इधर 200 वोल्ट है तो हम बोल रहे हैं कि बैक ईएमएफ का मान भी क्या होनी चाहिए, परिणामी वोल्टेज के बराबर। तो फिर इधर बैक ईएमएफ का मान कितना होना चाहिए, 200 ही वोल्ट होना चाहिए। तो सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि जो बैक ईएमएफ का मान है वो अप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। सामान्य उत्तेजन का मतलब यहाँ पास यह है, ठीक है। तो इस मोटर में हम आदर्श तुल्यकालिक मोटर में, आदर्श सिंक्रोनस मोटर में ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इसकी जो स्टेटर है और रोटर के बीच में हम लोड शून्य रखे हैं, क्या रखे हैं, लोड शून्य रखे हैं। तो फिर इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पास क्या हो गया हमारा, ये एन और एस, इसका मतलब एन एक पोल है और एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय फ्लक्स है। और यहाँ पास एन ध्रुव है तो फिर इधर साइड एस ध्रुव होगा, और ये किसका है, रोटर है, ठीक है, ये रोटर है। अब इसमें हम यहाँ पास जो इसके ध्रुव है, तो यहाँ पास पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी है। अब इसमें हम बोले थे कि लोड बढ़ाने पर, क्या भार बढ़ाने पर इसमें इन दोनों की पोलैरिटी, इन दोनों के ध्रुव के बीच में क्या हो जाता है, अल्फ़ा डिग्री कोण, अल्फ़ा जो डिग्री है तो क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, यानी पीछे हो जाता है लोड बढ़ाने पर। लेकिन यहाँ पास लोड क्या है, भार क्या है, शून्य है। तो फिर क्या यह अल्फ़ा डिग्री आगे पीछे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर अल्फ़ा का मान यहाँ पास क्या होगा, अल्फ़ा का मान होगा शून्य होगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पास शून्य भार की स्थिति में है। तब इसमें बैक ईएमएफ क्या होगी, बैक ईएमएफ क्या होगी, तो इसमें बैक ईएमएफ जो होगी तो वो कितना होगी, ये हमारी हो गई क्या, जो हमने वोल्टेज, इस मोटर को जो हमने क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, तो ये वोल्टेज का मान हो गया। तो वोल्टेज का तत्कालिक मान हम स्मॉल v से यहाँ पास दर्शा देंगे, वोल्टेज के तत्कालिक मान को। अब हमने कहा कि जो वोल्टेज का मान है वो बैक ईएमएफ का मान किसके बराबर है, तो वोल्टेज के बराबर है।
तो वोल्टेज के बराबर होने का मतलब यह सामान्य स्थिति में जो बैक ईएमएफ का मान है वो वोल्टेज के क्या होती है, परिमाण में बराबर होती है, लेकिन वह एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। और कितना विपरीत होती है, वह 180 अंश विपरीत होती है। जैसा मैंने यहाँ पास लाइन खींच के दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, वोल्टेज है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बैक ईएमएफ है। परिमाण में एक दूसरे के क्या है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। तो यह एक सरल रेखा है, तो इन सरल रेखाओं, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत होगी, परिमाण में बराबर है, रिजल्ट में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। तो यहाँ पास ये जो खींच रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। ये क्या होगी, यह बैक ईएमएफ होगी। तो बैक ईएमएफ यहाँ पास ई और बी से हम दर्शा देंगे। तो बैक ईएमएफ क्या होती है, यह वोल्टेज जो अप्लाई वोल्टेज है, तो अप्लाई वोल्टेज के क्या, सामान्य स्थिति में अप्लाई वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है, और एक परिमाण में बराबर होती है, और एक दूसरे के 180 डिग्री विपरीत होती है। आपको बैक ईएमएफ जब पढ़ाया जाता है तो यह बताया जाता है कि बैक ईएमएफ डिपेंड किस पर करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है बैक ईएमएफ। तो अभी आपको याद रखना है कि जो बैक ईएमएफ होती है यह डिपेंड करती है डीसी एक्साइटेशन पर। किस पर डिपेंड करती है, डीसी एक्साइटेशन पर बैक ईएमएफ डिपेंड करती है। अब बैक ईएमएफ जस्ट इसके बाद टॉपिक में बताने वाला हूँ कि बैक ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, क्या चीज़, पूरी चीज़ बताएंगे। पहले उसी को लेना चाहिए था, लेकिन इसको ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम उसको बैक ईएमएफ को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। अभी ये भी पूरी चीज़ समझ में आएगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसमें अभी तक मैंने क्या चीज़ बताया, इसमें जो लासेस होते हैं वो लास पूरा नगण्य होता है, चूँकि आइडल सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मोटर है। इसके बीच में जो भार है वो क्या होता है, शून्य भार है, जिसके वजह से इसके अल्फ़ा का मान क्या होता है, 0 होता है। बैक ईएमएफ की बात करें तो बैक ईएमएफ इसमें परिमाण में क्या होते हैं, अप्लाई वोल्टेज के बराबर होते हैं, परंतु दिशा की बात करें तो वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसमें हम जो परिणामी वोल्टेज है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पास परिणामी जो वोल्टेज होगी, जो यहाँ पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, तो वो रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो ई से हम दर्शाएंगे। और कैसी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होती है वो जो मेन वोल्टेज है, जो मेन वोल्टेज है, और मशीन में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ है। आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ कैसी ईएमएफ, बैक ईएमएफ। इन दोनों के सदिश अंतर, वेक्टर डिफरेंस होती है। क्या होती है, जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज यहाँ पास भी, और उस आर्मेचर में उत्पन्न बैक ईएमएफ का सदिश अंतर होती है। सदिश अंतर मतलब एक दूसरे के अंतर होगी, मतलब घटेगी। तो यह कैसा है, सदिश अंतर है। सदिश अंतर मतलब वेक्टर डिफरेंस है, सदिश अंतर। तो एक दूसरे का क्या है, सदिश अंतर है। तो इसका यह परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। अब इस परिणामी वोल्टेज के कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। किसमें, आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। तो यदि इसके बीच का जो डिफरेंट है, यदि शून्य आए, डिफरेंस यदि शून्य आए, तो फिर धारा क्या प्रवाहित होगी, शून्य प्रवाहित होगी। तो इसके बीच का डिफरेंस हम शून्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना इसका वोल्टेज है उतना ही इसका बैक ईएमएफ है। तो यदि वोल्टेज क्या है, 100 है, और बैक ईएमएफ क्या है, यहाँ पास 100 ही है, तो यहाँ पास क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यह आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यदि ये चीज़ समझ में आया,
चूँकि यहाँ पास जो 100 है तो लिखा नहीं जाता प्लस में, तो यहाँ पास छुपा हुआ रहता है जो प्लस है। तो जो डिफरेंस है एक दूसरे का अंतर है, मैं यही बोला ना कि ये वोल्टेज है और ये बैक ईएमएफ है। तो यहाँ पास 100 रखता हूँ और यहाँ पास 100 रखता हूँ, एक दूसरे के कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास समान उत्तेजन में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बराबर होंगे जब, तो इसका जो परिणामी वोल्टेज है तो वेक्टर डिफरेंस होगी, सदिश अंतर होगी, मतलब एक दूसरे के इक्वल होगी, बराबर होगी माइनस में। तो वो इतना है यदि और इतना है तो वो एक दूसरे के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो यदि 0 है तो फिर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन धारा प्रवाहित होने का सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो यदि आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा? धारा का वही ओम्स लॉ। तो यहाँ पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमने लिया वो ER है, और यहाँ पास सिंक्रोनस इम्पीडेंस को हमको लेना पड़ता है। प्रतिरोध के जगह किसको लेना पड़ता है? सिंक्रोनस इम्पीडेंस को लेना पड़ता है, जो यहाँ पास इम्पीडेंस Z होता है। और कैसा है इम्पीडेंस? S है। S मतलब सिंक्रोनस। तो इस प्रकार से हम क्या इसकी करंट को भी निकाल सकते हैं और इसके रिजल्टेंट वोल्टेज को तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पास यदि शून्य है तो फिर धारा प्रवाहित भी क्या होगी? शून्य होगी। लेकिन यहाँ पास हमने धारा प्रवाहित का फार्मूला इस प्रकार से बता दिया। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया, आपको भी आ गया होगा समझ में। तो इसमें इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और रह गया। तो इसमें जब कंडीशन ऐसी आती है कि सामान्य क्या हो, इसमें उत्तेजन हो, एक्साइटेशन हो, शून्य भार हो, आदर्श मशीन हो, जब इसमें धारा का प्रवाहित का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब कंडीशन ऐसी हो कि शून्य का तुल्यकालिक आदर्श तुल्यकालिक मोटर हो, लोड क्या हो? बिल्कुल लोड ना हो, और उसमें सामान्य क्या हो? एक्साइटेशन हो। तो उस दौरान जो शून्य धारा प्रवाहित होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उस कंडीशन को फ्लोटिंग करंट कहते हैं। फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग करंट या फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग कंडीशन कहते हैं। इस स्थिति को फ्लोटिंग कंडीशन कहते हैं। तो इसमें अभी इतना ही, ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। इसमें आदर्श की बात किया है तो नो लोड होगा, किसी प्रकार से नो लॉस होगा, लॉसेस जो होगा बिल्कुल नो होगा। लोड शून्य है और समान उत्तेजन है। ये चीज़ हमको बैक ईएमएफ से मिला था, बैक ईएमएफ यानी पश्च विद्युत वाहक बल से। अब इसके बाद पश्च विद्युत वाहक बल ही बताएंगे कि ये कैसे आया और यहाँ पास जो कैसे उत्पन्न होता है पश्च विद्युत वाहक बल। तो इसमें ये चीज़ हो गया। जो इसका परिणाम है वो क्या होता है? अप्लाई वोल्टेज के परिमाण में बराबर होता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। परिणामी वोल्टेज का फार्मूला हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला हो गया, और यहाँ पास करंट जो प्रवाहित हो रही उसका फार्मूला हो गया। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। अब इसमें हम देखते हैं कि विद्युत वाहक बल, जो पश्च विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ है, वो बैक ईएमएफ यहाँ कहाँ से आया, कैसे आया और क्या उसका कार्य होता है? बैक ईएमएफ का क्या कार्य होता है? इसकी PDF आपको पूरा टेलीग्राम में अवेलेबल है, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम देखेंगे कि पश्च विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ क्या होता है और कैसे उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ पश्च विद्युत वाहक
बल। तो यह क्या है, एक हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में हम कुछ इस प्रकार से एक स्टेटर को ले लेते हैं, इसके आर्मेचर को ले लेते हैं, स्टेटर को ले लेते हैं। अब यहाँ पास क्या है, आर्मेचर की हमने दूसरी लेयर बना दिया, जिसमें क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यहाँ आर्मेचर पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, और इस ध्रुव में हम सप्लाई देते हैं। इस हम वायर में पूरे में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, जो 3 फेज हम सप्लाई देते हैं। किस प्रकार से, एसी सप्लाई, हम सप्लाई एसी सप्लाई देते हैं। अब यहाँ हम डीसी सप्लाई भी देते हैं। यह एक ऐसी मोटर है जिसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार की हमको सप्लाई इसमें देना पड़ता है। यह एक ऐसी इकलौती मोटर है। तो यहाँ पास हमने क्या किया, इसमें हमने डीसी सप्लाई दिया, यहाँ पास डीसी सप्लाई दिया। तो इसमें क्या बना, एक एन बना और एक एस बना, एक एन बना और एक एस बना। यहाँ पर सप्लाई दिए तो एक एन बना और एक एस बना। तो इसमें भी क्या है, पूरे स्टेटर में पोल है, किसी क्षण एक जगह एन बना होगा, किसी क्षण एक जगह एस बना होगा। यह इसमें बात की बात है। लेकिन इसमें हमको जानना यह है कि बैक ईएमएफ क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि यह क्या है, डीसी सप्लाई देने पर स्थिर चुंबक बन गया है। अब स्थिर चुंबक को किसी कंडक्टर के बीच या किसी 2 चुंबक के बीच किसी कंडक्टर को, चाहे आप जिस प्रकार से घुमाएं, या तो किसी चुंबक के बीच कोई कंडक्टर को घुमाएं, या तो चुंबक को लेकर किसी कंडक्टर के बीच घुमाएं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर यहाँ पास रखे हुए हैं और कंडक्टर के मध्य में हम चुंबक को लेकर क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये रोटर है और इस रोटर को हम पोनी मोटर की सहायता से क्या करते हैं, जब घुमाते हैं, पोनी मोटर की सहायता से घुमाते हैं तो यह चुंबक क्या करता है, घूमता है। चुंबक के संपर्क में जब यह कंडक्टर आता है तो इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है वो मेन वोल्टेज, जो हमने यहाँ पास मेन वोल्टेज अप्लाई किया है, इस वोल्टेज के क्या होती है, दिशा में विपरीत होती है। पीछे होती है, बैक होती है, पश्च होती है, उसी को बोल सकते हैं। तो इसी ईएमएफ को हम पश्च ईएमएफ, बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ कैसे उत्पन्न होती है, यहाँ पास 2 हमने चुंबक ले लिया और इस चुंबक को हम जब कंडक्टर के मध्य घुमाएं पोनी मोटर की सहायता से, तो इसके आर्मेचर में, जो आर्मेचर है यहाँ पास, तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। आर्मेचर में क्या होती है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। जो मेरी यह मेन ईएमएफ की यह दिशा है, कुछ इस प्रकार से मेन ईएमएफ की दिशा है, इसकी ईएमएफ की दिशा है। तो इस वोल्टेज की दिशा, ये वोल्टेज की दिशा है, ये वोल्टेज की दिशा है। तो इस वोल्टेज की दिशा के क्या होती है, जो इसमें उत्पन्न हुई अभी ईएमएफ, तो वह एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है। तो यही विपरीत जो उत्पन्न हुई है ईएमएफ, यही बैक ईएमएफ कहलाती है। अब यह जो बैक ईएमएफ होती है, तो इस डीसी जो हमने सप्लाई को यहाँ पास दिया है, तो इस डीसी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, तो इस बैक ईएमएफ का जो मान होता है, परिणाम होता है, तो वो कितना होता है। तो इसी प्रकार से मैं देखा था डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर में आपको मैं बताया था कि जो जी क्या है, जनरेटर है, ई क्या है, यहाँ पास उत्पन्न ईएमएफ है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ का मान था, वो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का मान और बैक ईएमएफ का मान बराबर था। तो वही बैक ईएमएफ यहाँ पास, जो बैक ईएमएफ का मान है, तो 4.44 केडी फाई एफ टी। तो इतना वोल्ट, ये क्या है, हमारी ईएमएफ है। तो इतना वोल्ट हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है ईएमएफ। इसमें से
कुछ चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। आपसे पूछा जाए कि जो बैक ईएमएफ है तो फिर किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम इसको बता सकते हैं कि जो इसमें से कोऑर्डिनेट फैक्टर है के डी, ये क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसमें से ये पूरी चीज़ें के डी के सी स्थिर रहते हैं, ये क्या हैं, स्थिर रहते हैं। तो इसको भी मैं मिटा के आपको बताता हूँ कि इसमें स्थिरांक क्या क्या रहते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पास जो कांस्टेंट रहेगा 4.4 के डी के सी, ये क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। अब इसमें जो टर्न है, तो यदि रनिंग अवस्था में मोटर चल रही है तो टर्न को हम क्या घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं, उसको तो हम छू भी नहीं सकते जब चल रही होती है रनिंग कंडीशन में। तो टर्न की जो संख्या है उसमें लपेटों की संख्या है, कुंडली की संख्या है, उसको हिंदी में बोलें तो बर्तन की संख्या है। तो यह भी टी भी क्या रहता है, यहाँ पास स्थिर रहता है, टी भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब हमारी जो बैक ईएमएफ है तो किस किस पर बची डिपेंड होने के लिए, फाई और एफ पर। तो फिर हमारी जो बैक ईएमएफ है वो अनुक्रमणपाती किसके हो गई, हमारी फाई और एफ के अनुक्रमणपाती हो गई। अब यहाँ पास जो एफ है, तो एफ क्या है, तो एफ जो है तो रोटर के घूमने की आवृत्ति है, कितनी चक्कर एक सेकंड में कितनी चक्कर घूम रहा है उसकी घूमने की आवृत्ति है। तो सिंक्रोनस मोटर में जो एफ होता है, घूमने की आवृत्ति होती है, वह एक निश्चित होती है, 1500 आरपीएम, तो 1500 आरपीएम। तो यह भी क्या है, स्थिर रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्थिर है। चूँकि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो स्थिर स्पीड की होती है, एक नियत स्पीड की होती है। तो एफ भी यहाँ पास क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चूँकि यहाँ पास जो एफ है तो सिंक्रोनस स्पीड में यदि घूमती है तो सिंक्रोनस स्पीड किसके अनुपाती होती है, घूर्णन गति के, किसके, रोटर के। तो यहाँ पास इससे संबंध से हम पता कर सकते हैं कि जो एफ है वो क्या रहती है, यहाँ पास स्थिर रहती है। तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अनुक्रमणपाती फाई एन, चूँकि एन भी क्या हो गई, स्थिर हो गई, एन स्थिर हो गई। तो फिर हमारी बची क्या, एफ बचा। तो जो ईबी है, बैक ईएमएफ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफ के ऊपर डिपेंड करता है। एफ मतलब फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो क्लियर दिख रहा, ओके, बिल्कुल क्लियर दिख रहा। तो हमारी बैक ईएमएफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो आर्मेचर में यहाँ पास फ्लक्स उत्पन्न हमने किया, यही फ्लक्स क्या कर रही है, इस कंडक्टर को काट रही है। तो हमारी जो बैक ईएमएफ है, यहाँ पास जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुई तो किस पर निर्भर की, यहाँ पास जो हमने सप्लाई दिया है भाई, जो यहाँ रोटर में हमारी फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, ये रोटर में जो हमारी फ्लक्स उत्पन्न हुई है, तो यह फ्लक्स कहाँ से मिली, इसमें सप्लाई देने से, डीसी सप्लाई देने से। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डीसी सप्लाई के अनुक्रमानुपाती है, वह फ्लक्स डीसी सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डीसी सप्लाई बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ेगी, यदि फ्लक्स बढ़ेगी तो फिर हमारी बैक ईएमएफ बढ़ेगी, फ्लक्स घटेगी तो बैक ईएमएफ घटेगी, चूँकि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैक ईएमएफ होती है तो सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करती है, डीसी एक्साइटेशन, डीसी उत्तेजन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी क्या, यहाँ पास बैक ईएमएफ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो सीधी सी बात है कि जो बैक ईएमएफ है आपको याद रखना है कि एक किसके ऊपर डिपेंड करती है, डीसी एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पास जो
अप्लाई करते हैं हम वोल्टेज, उस वोल्टेज के क्या होती है, बराबर होती है क्या चीज़, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होती है, जो अप्लाई करते हैं वोल्टेज परिमाण में वह एक दूसरे के बराबर होती है। तो जैसे मैं बताया था, यहाँ पास एक बिंदु ले लिया, इधर साइड हमारी वोल्टेज हो गई, इधर साइड हमारी बैक ईएमएफ हो गई। यदि 200 वोल्ट इधर साइड क्या है, बैक ईएमएफ है, तो इधर साइड 200 वोल्ट ही क्या होगी, वोल्टेज होगी। ये ऐसे कह सकते हैं कि जो 200 वोल्ट यदि हम दे रहे हैं, 200 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पास जो 200 वोल्ट दे रहे हैं, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पास जो 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमारी जो बैक ईएमएफ होगी वो भी क्या होगी, 200 वोल्ट होगी। तो सीधे से कह सकते हैं कि वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया इसमें, इसी के क्या होती है, जस्ट बराबर होती है परिणाम में, लेकिन एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास से 180 डिग्री क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार से यह बैक ईएमएफ है, इसमें यह डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर क्या होता है, अनुकरणपाती होती है। तो इस प्रकार से बैक ईएमएफ आप देख लिए होंगे। अब इसमें रह एक चीज़ गया है कि यदि हम बैक ईएमएफ की जो परिणामी वोल्टेज है, जो अभी मैं निकाला था उधर साइड कि परिणामी वोल्टेज इसकी क्या होगी, तो परिणामी वोल्टेज मैं उधर साइड पहले ही बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पास होगी। जो परिणामी वोल्टेज है इसकी, परिणामी वोल्टेज है, तो वो क्या होगी, रिजल्टेंट वोल्टेज होगी। परिणामी जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, रिजल्टेंट मतलब परिणाम, जितना उसका परिणाम है रिजल्ट है, तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगी वो किसकी होगी, जो मेन वोल्टेज है, और जो उत्पन्न हुई बैक ईएमएफ है उसका क्या होगी, वेक्टर डिफरेंस होगी। अभी बताया था उसी का क्या होगी, सदिश अंतर होगी। तो उसी का सदिश अंतर होगी, तो यह उस सदिश अंतर होती है, और परिणाम में क्या होती है, बराबर होती है, परंतु 180 डिग्री विपरीत होती है। अब आपको जानने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पास बैक ईएमएफ है इसका उपयोग क्या है। यदि बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर पूरा काम सत्यानाश हो जाएगा। कैसे, बैक ईएमएफ जो मोटर होती है, मोटर में जो हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा को क्या करती है मोटर, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने का, रूपांतरित होने का जो काम करती है, तो वह कौन काम करता है, वह बैक ईएमएफ पश्च विद्युत वाहक बल का काम होता है। यदि पश्च विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो मोटर में यांत्रिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो बैक ईएमएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, तो वह उसका जो प्रमुख श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इस पश्च विद्युत वाहक बल को जाता है। ठीक है, बैक ईएमएफ को जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बैक ईएमएफ के बारे में इतना ही आपको समझना था। अब चलिए चलते हैं कि अभी तक हमने कैसी मोटर लिया था, वहाँ पास जो आदर्श मोटर लिया था, इसको आपने समझ गए होंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। तो अभी तक मैंने वहाँ पास इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हम आदर्श सिंक्रोनस मोटर लिए थे। कैसे लिए थे, आदर्श सिंक्रोनस मोटर लिए थे। अभी तो हमको और प्रयोग करके देखना है कि आदर्श की जगह हम कोई सामान्य सिंक्रोनस मोटर लेते हैं तो फिर उसमें जो हमारा टॉर्क एंगल का मान शून्य था। कब, जब मैंने शुरू में आदर्श सिंक्रोनस मोटर लिया। यदि सामान्य हम सिंक्रोनस मोटर लेते हैं
जो हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं, उस मोटर को हम यदि नो लोड और सामान्य उत्तेजन की स्थिति में प्रचालन करते हैं तो फिर हमको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को अब हमको समझना है। तो यहाँ पास हम देखेंगे सामान्य तुल्यकालिक मोटर, सामान्य तुल्यकालिक मोटर, और इसमें जो भार रहेगा, लोड रहेगा, वो कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। लोड को हम क्या रखते हैं, अभी शून्य नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो हम उत्तेजन दे रहे हैं तो सामान्य उत्तेजन, उत्तेजन कैसा है, सामान्य है। तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर। लोड कैसा है, नो लोड। और इसमें एक्साइटेशन कैसा है, एक्साइटेशन कैसा है, नॉर्मल है एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन भी हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पास नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर है, तो इसमें लॉसेस की क्या प्रोसेस होगी। तो इसमें कॉपर लॉस होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। और इसमें क्या होगा, आयरन लॉस, हाँ बिल्कुल आयरन लॉस भी होगा। और इसमें मैकेनिकल लॉस, हाँ मैकेनिकल लॉस भी होगा, बिल्कुल होगा। यांत्रिक लॉस भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पास देखने को मिलता है। अब एक हम बनाते हैं क्या, रोटर, और एक हम बनाते हैं स्टेटर। तो यहाँ पास पहले हम जो स्टेटर बनाए, स्टेटर बना लिए। अब यहाँ पास हम बनाते हैं एक रोटर। तो यह हो गया हमारा एन एस स्टेटर, और एस आर मतलब रोटर। अब इसके बीच में हम एक क्या करते हैं, एक्सिस, एक हम ध्रुव का निर्धारण करते हैं कि इसके बीच में क्या है, एक एक्सिस है। यह क्या है, एक एक्सिस है। अभी भी इस मोटर में क्या है, जो लोड है वो क्या है, बिल्कुल शून्य लोड है, नो लोड है। तो इस मोटर में क्या है, लोड जो है तो शून्य है। लेकिन इस मोटर में हमने देखा कि लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या होगी, इस लॉस को पूरा करने के लिए यहाँ पास लॉस को पूरा करने के लिए कुछ धारा का प्रवाह होगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस लॉस को पूरा जब करती है यह मोटर, मान लीजिए कोई अभी तक जो हमने नॉर्मल मोटर लिया था उस मोटर में कोई बियरिंग की नहीं हो रही थी हानि, कॉपर लॉस नहीं हो रहा था, आयरन लॉस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बियरिंग के वजह से या फिर लॉसेस के वजह से जो इसके अंदर हानियाँ होगी, उस हानि को क्या करेगी, वो जो करंट प्रवाहित होगी, नो लोड करंट प्रवाहित होगी, वह नो लोड करंट इस हानि को पूरा करेगी। कैसे, तो जब इसमें हानि होती, ये पहले हमारा पुराना एक्सिस है। अब इसमें इन हानियों की वजह से क्या होगा, इसके जो यहाँ पास क्या है, रोटर है, यह रोटर क्या होगा, अल्फ़ा डिग्री खिसक जाएगा। अल्फ़ा डिग्री क्या होगा, खिसक जाएगा। तो अल्फ़ा डिग्री जब खिसक जाएगा तो कुछ इस प्रकार से रोटर है जो हमारा, तो अल्फ़ा डिग्री क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, अल्फ़ा डिग्री पीछे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी यह जो रोटर है तो अल्फ़ा डिग्री पीछे हो गया।
तो इसके हम ध्रुवता का यदि निर्धारण करें अब, तो क्या है यहाँ पास इसके ध्रुवता का निर्धारण करें तो इसका जो ध्रुव है तो केंद्र बिंदु इसका यहाँ पास आता है, तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पास आता है। तो हमको यह देखने को मिल रहा कि जो पहले की स्थिति से है अब की स्थिति वो अल्फ़ा डिग्री क्या हो चुका है, पीछे हो चुका है। कितना डिग्री? अल्फ़ा डिग्री पीछे हो चुका है। तो यह किसके वजह से हुआ अल्फ़ा डिग्री पीछे? तो इसमें जो यह लॉस हो रहे हैं इन लॉसेस की वजह से क्या हो चुका है, अल्फ़ा डिग्री पीछे हो चुका है। आपको याद रखना है कि इसमें अभी हमने किसी प्रकार से लोड नहीं डाला, तो लोड की कंडीशन क्या है, नो लोड है। दूसरी चीज़, इसमें जो एक्साइटेशन है, उत्तेजन है, जो अभी मैंने डीसी सप्लाई दिया था उसके रोटर में, तो वो उत्तेजन अभी भी मेरा कितना है, सामान्य उत्तेजन है। मतलब इसमें जो बैक ईएमएफ होगी वो भी सामान्य उत्तेजन के बराबर होगी, मतलब अप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। तो यह कंडीशन यहाँ पास है। तो जब अल्फ़ा डिग्री यह क्या हो चुका है, पीछे हो चुका है, तो इसमें जो बैक ईएमएफ होगी, अल्फ़ा डिग्री पीछे हो चुका है, तो बैक ईएमएफ जो होगी तो वो जब शुरू हो रही थी, देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी वोल्टेज प्रारंभ हो रही थी शून्य से, तो उसी समय हमारी नॉर्मल कंडीशन की बता रहा हूँ, आदर्श की आइडियल कंडीशन में उसी समय हमारी बैक ईएमएफ उत्पन्न होती थी। लेकिन यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री हमारा क्या हो चुका है, रोटर जो है तो पीछे हो चुका है। अल्फ़ा डिग्री रोटर पीछे होने के कारण जो इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होगी वो भी थोड़ा देरी से उत्पन्न होगी, चूँकि थोड़ा पीछे हो चुकी है। तो थोड़ा देरी से उत्पन्न होगी, इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी शून्य स्थिति यानी यहाँ से उत्पन्न हो रही थी, यहाँ से निकल रही थी बैक ईएमएफ, तो वह बैक ईएमएफ अब यहाँ से नहीं निकलेगी, बल्कि अल्फ़ा डिग्री यहाँ से क्या होगी, यहाँ पास क्या है, अल्फ़ा डिग्री देरी से निकलेगी। तो ये बैक ईएमएफ हो गई हमारी, और अल्फ़ा डिग्री क्या हो रही, अल्फ़ा डिग्री देरी से निकल रही। तो ये बैक ईएमएफ अल्फ़ा डिग्री देरी से यहाँ पास निकलेगी। तो इसके बीच में हमको क्या मिला, एक कोण मिल गया। इस कोण का हम नाम देंगे क्या, अल्फ़ा डिग्री। या तो फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पास जो इसका वेक्टर डिफरेंस है तो वो क्या है, ई आर है। ई आर मतलब इसका जो रिजल्टेंट है, ईएमएफ का रिजल्टेंट है वो क्या है, इतने का देरी है, इतने का यहाँ पास अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पास इसका वेव के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पास इरेज हो गया, मिट गया, तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमारी तत्कालिक वोल्टेज है और ये हमारी क्या है, बैक ईएमएफ है। ये हमारी बैक ईएमएफ है। तो इसमें बैक ईएमएफ क्या हुई, थोड़ा देरी से उत्पन्न हुई। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका जो परिणामी वोल्टेज है, तो परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो इसका परिणामी वोल्टेज हम देखेंगे। यदि इसको हम देखें कि ये अल्फ़ा डिग्री कैसे पीछे हो गया, तो इसकी जो करंट होगी, तो यह करंट जो यहाँ पास हानि के कारण नो लोड हानि के कारण यहाँ पास नो लोड हानि के कारण, ये थीटा डिग्री किस लिए उत्पन्न हुआ, नो लोड हानि के कारण। तो यहाँ पास यदि इसका हम फेजर डायग्राम देखें, तो परिणाम में क्या, जो इसका परिमाण है, तो परिमाण जो यहाँ पास वोल्टेज क्या है, भी है, और इधर साइड क्या है, बैक ईएमएफ भी है। तो हम देख रहे हैं कि परिमाण में एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो जितना इसका परिमाण है उतना ही इसका परिमाण है, एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्ट बराबर हैं। तो यहाँ पास
वोल्टेज हो गई और यहाँ पास बैक ईएमएफ हो गई। लेकिन बैक ईएमएफ हम देखते हैं कि थोड़ा अल्फ़ा डिग्री देरी से उत्पन्न हो रही, तो यहाँ पास भी बैक ईएमएफ क्या होगी, अल्फ़ा डिग्री देरी से उत्पन्न होगी। यहाँ से उत्पन्न ना होकर कुछ यहाँ से अल्फ़ा डिग्री देरी से उत्पन्न होगी, तो हमको इस प्रकार से दिखेगी और अल्फ़ा डिग्री यहाँ पास ऐसे हो जाएगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इसको बैक ईएमएफ कहेंगे। तो जब रिजल्टेंट हम इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए हमको यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा। जितने परिमाण की यहाँ पास बैक ईएमएफ है, जितने परिमाण की यहाँ पास बैक ईएमएफ है, उतने ही परिमाण की हम बैक ईएमएफ को यहाँ पास खींच देंगे, तो उतने ही परिमाण की हमारी ये वाली बैक ईएमएफ हो जाएगी। अब हम इसको मिला देंगे, तो अल्फ़ा डिग्री बैक ईएमएफ हो गई और यहाँ पास जो हमारी वोल्टेज है वो रिजल्टेंट वोल्टेज हो गई। तो फिर इस अल्फ़ा डिग्री देरी से उत्पन्न होने के कारण वोल्टेज क्या होगी, उस आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी। तो धारा जो प्रवाहित होगी तो वो धारा अल्फ़ा डिग्री क्या करेगी, यहाँ से अल्फ़ा नहीं फाई डिग्री यहाँ से लैग करेगी, लैग मतलब पीछे रहेगी, लैगिंग करेगी। तो फाई डिग्री यहाँ पास क्या करेगी, लैगिंग करेगी। क्या करेगी, आर्मेचर धारा करेगी। तो आर्मेचर धारा यहाँ पास फाई डिग्री लैगिंग करेगी। तो इस प्रकार से इसका हम फेजर डायग्राम के सहायता से समझ सकते हैं। अब इसका जो परिणामी हम वोल्टेज निकालेंगे, क्या इसका जो हम परिणामी वोल्टेज को निकालते हैं, तो परिणामी वोल्टेज क्या होता है, परिणामी वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, तो जो मेन वोल्टेज है, मेन वोल्टेज और यहाँ पास जो उत्पन्न बैक ईएमएफ है, इन दोनों का सदिश अंतर वेक्टर डिफरेंस होता है। आपको कई बार बता चुका, सदिश अंतर वेक्टर डिफरेंस होता है। तो इस परिणामी वोल्टेज के कारण क्या होती है, परिपथ में आर्मेचर में करंट प्रवाहित होती है। तो यहाँ पास हम क्या निकालेंगे, करंट कैसे प्रवाहित होती है, तो इस रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण होती है। और परिपथ का क्या लेते हैं हम, इम्पीडेंस लेते हैं। कैसे इम्पीडेंस लेते हैं, उसका सिंक्रोनस इम्पीडेंस लेते हैं। तो यहाँ पास अब क्या होगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, परिपथ में क्या होगी, यहाँ पास परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, शून्य धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री आ चुका है। अल्फ़ा डिग्री आ जाने के कारण यहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। और यह धारा कहाँ जाएगी, जो यहाँ पास लोड, यहाँ पास जो हानि हो रही थी, तो उस हानि को पूरा करेगी। कौन, यह जो शून्य भार करंट प्रवाहित हो रही है, शून्य भार करंट प्रवाहित हो रही, तो यह उस हानि को क्या करेगी, पूरा करेगी। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्य भार हानि को पूरा करती है। तो ये धारा जो प्रवाहित हो रही, तो वो धारा क्या करती है, वो शून्य भार हानि को पूरा करती है। तो इस धारा का काम यह होता है यहाँ पास। तो आपको लगभग ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पास क्या है, एक मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन कोई आदर्श मशीन नहीं लिया हूँ, यह एक प्रैक्टिकली व्यवहारिक जो नॉर्मली मशीन होती है वही सामान्य मशीन है। उस सामान्य मशीन में क्या होती है, हानि होती है। उस हानि के वजह से रोटर और स्टेटर और रोटर के बीच में जो स्पीड के बीच में एक हमको एंगल उत्पन्न होता है, जो हमारा क्या होता है, यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री पीछे रह जाता है। उस एंगल उत्पन्न होने के कारण अल्फ़ा डिग्री हमारा जो रोटर है वो पीछे रह जाता है। अब उस पीछे रह जाता है मतलब स्पीड में कमी नहीं आती, थोड़ा पीछे ही रह जाता है, लेकिन अभी भी लाक करके साथ में इस आर्मेचर के, इस स्टेटर के
चुंबकीय फ्लक्स के साथ उतने ही स्पीड में घूम रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे ज़रूर हो गया। और इसमें फिर क्या बताया मैं, तो इसमें नो लोड हानि के कारण हुआ। ये जो अल्फ़ा डिग्री है तो किसके कारण हुआ, नो लोड हानि के कारण हुआ, चूँकि यहाँ पास सामान्य तुल्यकालिक मोटर मैंने लिया। अब इसको हम समझे कि इसका आखिर कैसे हुआ। तो बैक ईएमएफ इसमें कैसे पीछे हो गई, तो बैक ईएमएफ कैसे पीछे हुई उसको हम इस डायग्राम के सहायता से समझे कि थोड़ी देरी से उत्पन्न हुई, इसलिए बहुत देरी से निकल रही और देरी से भी पहुंचेगी। तो इसके कारण हुआ, इसमें जो अल्फ़ा डिग्री है तो इसके कारण हुआ। फेजर डायग्राम को मैंने समझा कि उसके कारण फिर धारा प्रवाहित हुई, इसके कारण धारा प्रवाहित हुई, और धारा प्रवाहित हुई तो फिर हमने परिणामी वोल्टेज निकाला, और धारा का प्रवाहित हुई जो, तो धारा कहाँ जा रही, क्या कर रही, तो शून्य भार हानि को पूरा कर रही। यह चीज़ हमने इसमें बताया। तो ये चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में लाते हैं कि यदि हम उसमें लोड डालते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, कैसे एंगल होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हमारी क्लास को आप बनाए रखें, अभी तक हमारी क्लास को अटेंड किया आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।